अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 6 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स जो है फ्लूइड डायनामिक्स, इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है ये अपने जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है साइंस टॉक, इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग यू ड्रॉप 2 टेबल टेनिस balls, one filled with air and the other filled with water. Which ball reaches terminal velocity first and why? क्वेश्चन ये है कि एक ऊंची बिल्डिंग से आप 2 टेबल टेनिस के बाल्स गिराते हैं। एक बाल जो है उसमें हवा भरी हुई है, यानी कि वो एक नॉर्मल बाल है, और दूसरा जो बाल है उसके अंदर पानी भर दिया गया है। बताना यह है कि कौन से बाल की जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो उसको जल्दी मिलेगी, यानी कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा जो कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। और हमने बताना है कि जो उसको टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी मिलेगी तो उसको क्यों ये जल्दी मिल रही होगी। तो आंसर पे आते हैं इसके कि हमारा आंसर ये है कि जो हल्का बाल होगा जिसमें हवा भरी हुई होगी उसको टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो जल्दी मिल जाएगी। उसकी क्या वजह है कि जो हवा से भरा हुआ बाल है उसको टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी मिलेगी या वो टर्मिनल वेलोसिटी को जल्दी हासिल कर लेगा। तो इसके लिए देखें कि जब दोनों बाल्स को नीचे गिराया जाता है हवा में, तो हवा उन पर एक ड्रैग फोर्स लगाती है। ये जो ड्रैग फोर्स उन पर लगती है ये ऊपर की तरफ लगती है, और इसकी जो वैल्यू होती है एफ डी वो इक्वल होती है 6π/r_v। अब टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर ये जो ड्रैग फोर्स होती है ये उस बॉडी के वेट के इक्वल होती है, यानी बॉडी का जितना वेट होता है उतनी ही उस पर ड्रैग फोर्स लग रही होती है, जिसकी वजह से जो वेट है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आती है, और यही बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी पर ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो हम लिखेंगे कि ड्रैग फोर्स है 6π/r_v_t, वो इक्वल हो जाएगी mg, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी के। अब यहाँ पर vt को एक साइड पर रखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा vt इज़ इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 6π/r। इसमें जी भी कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा जो है ये मीडियम की विस्कोसिटी है ये भी कांस्टेंट है, और दोनों चूंकि एक साइज़ के ही हैं तो उनका रेडियस भी एक जैसा है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी वी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ द बॉडी के। ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि मास जितनी ज़्यादा होगी टर्मिनल वेलोसिटी भी देर से मिलेगी, मास जितनी कम होगी बॉडी को टर्मिनल वेलोसिटी भी उतनी जल्दी हासिल हो जाएगी। अब चूंकि हवा से भरा हुआ बाल जो है उसकी मास कम होती है वाटर से भरे हुए बाल के मुकाबले में, इसलिए उसको टर्मिनल वेलोसिटी भी हवा से भरे हुए बाल को जल्दी मिलेगी, और जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो होगी भी कम। तो जो हमसे सवाल पूछा जा रहा था उसके मुताबिक जो बाल हवा से भरा हुआ है वो उसको जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाती है, और जो पानी से भरा हुआ बाल है उसको देर से टर्मिनल वेलोसिटी हासिल होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई कैन अ स्क्विरल जंप फ्रॉम अ ट्री ब्रांच टू द ग्राउंड एंड रन अवे अनडैमेज्ड व्हाइल अ ह्यूमन कुड ब्रेक अ बोन इन सच अ फॉल। क्वेश्चन ये है कि जो गुलहरी होती है वो जब एक दरख्त के छलांग से दरख्त की शाख से छलांग लगाती है ज़मीन के ऊपर तो उसको कुछ भी नहीं होता, और वो जब नीचे छलांग लगाती है तो दौड़ती हुई चली जाती है बग़ैर किसी चोट के। लेकिन इंसान जब ऊपर से छलांग लगाता है तो उसकी हड्डी भी टूट सकती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जो ड्रैग फोर्स होती है जब इंसान छलांग लगा रहा होता है दरख्त से नीचे, या गुलहरी छलांग लगा रही होती है नीचे की तरफ, तो उस पर नीचे से ऊपर फ्लूइड की ड्रैग फोर्स लगती है। अब ये जो ड्रैग फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर लग रही होती है, गुलहरी पर भी और इंसान के ऊपर भी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द बॉडी के, यानी कि जितना बॉडी का एरिया हवा के साथ टकरा रहा होगा ड्रैग फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। एरिया ज़्यादा होगा ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी, एरिया कम होगा ड्रैग फोर्स क्या होगी, कम लगेगी।
तो जो ड्रैग फोर्स होती है ये बॉडी की मैस पर डिपेंड करती है और साथ साथ एक्सपोज्ड एरिया पर डिपेंड करती है। मैस भी ज़्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी। अब गुलेरी जो है उसको चोट नहीं पहुंचती, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि उसकी मैस बहुत ही कम होती है और साथ साथ उसकी बॉडी का जो फैलाव होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है, एक्सपोज्ड एरिया होता है, वो उस बॉडी की मैस के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब वो नीचे की तरफ छलांग लगाती है तो उस पर बड़ी मकदार में ड्रैग फोर्स लग रही होती है। ये जो बड़ी मकदार में उस पर ड्रैग फोर्स लगती है, इसकी वजह से वो नीचे आराम से आकर गिरती है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन जो इंसान होता है उसका जो वेट होता है, उसकी जो मैस होती है, वो इसके एक्सपोज्ड एरिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि मैस उसकी ज़्यादा है और जो हवा के साथ उसका जिस्म सामने टकरा रहा है वो कम है, जिसकी वजह से उस पर ड्रैग फोर्स भी कम लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आकर लगता है और उसको चोट पहुंचने का, उसकी हड्डी डैमेज होने का, हड्डी टूटने का ख़तरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ पैराशूटिस्ट बिफोर ओपनिंग अ पैराशूट कंपेयर टू द टर्मिनल स्पीड आफ्टरवर्ड्स, व्हाई इज़ देयर अ डिफरेंस? पूछा जा रहा है कि जो टर्मिनल स्पीड होती है एक पैराशूटिस्ट की, पैराशूट उसने बांधा है, एक बंदा है वो छलांग लगाएगा हवाई जहाज़ से, तो वो क्या कहलाएगा? पैराशूटिस्ट। उसकी जो टर्मिनल स्पीड है पैराशूट खुलने और बाद के दरमियान, उसका मवाजना हम कैसे कर सकते हैं? और पहले उसकी टर्मिनल स्पीड और होती है पैराशूट खुलने से पहले और बाद में और होती है, तो ये फ़र्क क्यों होता है? तो इसका जवाब ये है कि जो पैराशूटिस्ट होता है, जब उसने पैराशूट खोला नहीं होता उस वक्त उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जब वो पैराशूट को खोल लेता है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पैराशूट जब खुला हुआ नहीं होता तो उसका जो एक्सपोज्ड एरिया होता है, जो सरफेस एरिया होता है, वो कम होता है, जिसकी वजह से हवा जो है उस पर नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स कम लगाती है और उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो कम होती है और उसको देर से टर्मिनल वेलोसिटी हासिल होती है और वो तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आता है। लेकिन जब वो पैराशूट को ओपन कर देता है तो अब उसका पैराशूट चूँकि खुल जाता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हवा पैराशूट के साथ टकराती है तो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा हो जाती है। ड्रैग फोर्स ज़्यादा होने से क्या होता है जी? ड्रैग फोर्स ज़्यादा होने से जो टर्मिनल स्पीड होती है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है और जब टर्मिनल स्पीड उसकी कम होती है या टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ गिरता है या नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता एक कांस्टेंट स्पीड यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी के साथ आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू कैन स्क्विर्ट वाटर ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस बाई प्लेसिंग योर थंब ओवर द एंड ऑफ द गार्डन होज, then by leaving it completely uncovered, explain how this works। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक बाग में पौधों को लगाने वाला एक पाइप है, अगर आप उसके ऊपर एक अंगूठा आगे रखते हैं, उसमें से पानी निकल रहा हो, तो जब आप उसके ऊपर अंगूठा आगे रखेंगे तो पानी जो है वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है अंगूठा रखने से, लेकिन अगर आप उसको अंगूठा आगे से हटा दें तो पानी इतना दूर नहीं जाता। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह हम बताते हैं। तो इसकी वजह है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? ए वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ए जो है ये सरफेस एरिया है पाइप का और वी जो है ये फ्लूइड की वेलोसिटी है, पानी की वेलोसिटी है। अब वी को दूसरी साइड पर लेके जाएं तो एरिया जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। इसका मतलब जिधर पाइप का एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिधर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब जब उस पाइप के आगे अंगूठा रख दिया जाता है तो वहाँ पर जिधर से पानी निकल रहा है उस किनारे पर अब एरिया कम हो गया है, पानी को गुजरने के लिए कम एरिया दस्तयाब है क्योंकि वहाँ पर आधी जगह पर अंगूठा रख दिया गया है, जिसकी वजह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक वहाँ पर पानी की स्पीड बढ़ जाती है और पानी ज़्यादा दूर जाकर लगता है। लेकिन अगर वहाँ से अंगूठे को हटा दिया जाए तो अब एरिया दोबारा से ज़्यादा हो जाता है। एरिया ज़्यादा होने से फ्लूइड यानी पानी की वेलोसिटी कम हो जाती है और ज़्यादा दूर तक पानी नहीं जाता। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इसका सबब। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज स्मोक राइज फास्टर इन अ चिमनी ऑन अ विंडी डे। एक हवा वाले दिन, जिस दिन हवा चल रही हो उसको क्या कहेंगे? विंडी डे कहेंगे।
उस दिन जो चिमनी होती है, जो अंगीठी होती है, उसमें जो धुआं होता है वो नीचे से ऊपर तेज़ी के साथ क्यों जाता है। तो इसकी जो वजह है, इसकी वजह को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बर्नौलीज़ प्रिंसिपल के थ्रू। उसकी क्या वजह है? बर्नौलीज़ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? बर्नौलीज़ प्रिंसिपल वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर कम होता है, और जहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पर उसकी वेलोसिटी कम होती है। अब जब हवा अंगीठी के ऊपर चल रही होती है, विंडी डे के ऊपर या हवा वाले दिन के ऊपर, तो हवा ज़्यादा तेज़ चलने की वजह से हवा की वेलोसिटी होती है ज़्यादा, और वहाँ पर जो प्रेशर होता है हवा का कम हो जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में अंगीठी के अंदर नीचे जिधर आग जल रही होती है, वहाँ से धुआं ऊपर आ रहा होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा होता है, और अंगीठी के ऊपर फ़र्क की वजह से जो धुआं होता है वो ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, जिसकी वजह से धुआं तेज़ी के साथ नीचे से ऊपर उठता है, और जब हवा होती है तो उस टाइम धुआं अंगीठी में तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू बोट्स मूविंग इन पैरेलल पाथ्स क्लोज टू वन अनदर रिस्क कोलाइडिंग, वाई। दो जो कश्तियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ साथ एक दूसरे के पैरेलल जो हैं वो एक नदी में जा रही हैं या एक दरिया में जा रही हैं, तो उनका ख़तरा होता है एक दूसरे के साथ टकराने का। ऐसा क्यों होता है कि वो एक दूसरे के साथ टकरा भी सकती हैं जब वो एक दूसरे के पास पास आमने सामने जा रही हों? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जब दो कश्तियाँ एक दूसरे के साथ पैरेलल जा रही हों एक नदी में, तो उनके दरमियान वाली जगह पर जो हवा होती है वहाँ पर हवा की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। जब हवा की वेलोसिटी दरमियान में ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि दोनों कश्तियाँ एक दूसरे के साथ साथ जा रही हैं, जिसकी वजह से उनका दरमियानी जो इलाका होगा वहाँ पर हवा की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और हवा का प्रेशर कम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन या बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। अब क्या होता है इससे कि दरमियान में जो हवा का प्रेशर होता है कम, लेकिन साइडों पर तो हवा का प्रेशर उतना ही रहता है जितना पहले है। तो इसका मतलब है कि साइडों पर उन दोनों के हवा का प्रेशर ज़्यादा है और दरमियान में हवा का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हवा जो है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले इलाके की तरफ आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो हवा इन दोनों कश्तियों को एक दूसरे के करीब ला सकती है, और जब वो इन दोनों कश्तियों को एक दूसरे के करीब लाएगी तो ऐसी सूरत में उन दोनों का आपस में टकराने का ख़तरा होता है और एक दूसरे को तबाह करने का ख़तरा होता है। तो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल है इसके पीछे। तो यही वजह है कि इन दोनों कश्तियों को जब वो पैरेलल जा रही होंगी तो एक दूसरे से मुनासिब फ़ासला रखना पड़ेगा, नहीं तो इनका आपस में टकराने का ख़तरा पैदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ क्रिकेट बॉल मूव्स पास्ट एन ऑब्जर्वर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्पिनिंग काउंटर क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन विल द बॉल टेंड टू डिफ्लेक्ट। एक क्रिकेट बॉल है, ये एक तमाशाई के सामने से गुज़रती है, और कैसे गुज़र रही है, उसके बाएं तरफ से दाएं तरफ को जा रही है, और साथ साथ जो बॉल है वो अपने एक्सिस पर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो बॉल घूमती हुई जाती है। अब हमने बताना है कि ये बाल अब किधर डिफ्लेक्ट होगी, किस साइड पे मुड़ेगी, आया कि वो उस ऑब्जर्वर यानी कि तमाशाई की तरफ मुड़ेगी या उससे दूर मुड़ेगी। तो इसका जवाब है कि जो क्रिकेट बॉल एक ऑब्जर्वर के दाएं बाएं से दाएं जा रही है वो उससे दूर मुड़ जाएगी, यानी उससे डिफ्लेक्ट होगी, उसकी डिफ्लेक्ट अवे फ्राम द ऑब्जर्वर, उससे दूर ये मुड़ जाएगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हम क्या कहेंगे? इसकी एक्सप्लेनेशन में हम ये कहेंगे कि चूँकि अब वो बाल आ रही है बाएं से दाएं ऑब्जर्वर के, और हवा जो है वो उसके अपोजिट मूव कर रही है, अपोजिट फ्लो कर रही है। अब ऑब्जर्वर वाली साइड पे क्या हो रहा है, साथ में हमने ये भी ध्यान में रखना है कि बाल जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती जा रही है अपने एक्सिस पर। अब ऑब्जर्वर वाली साइड पर क्या हो रहा है कि जो बाल स्पिन कर रही है वो काउंटर क्लॉकवाइज में जा रही है, तो जो बाल काउंटर क्लॉकवाइज में जा रही है तो हवा उसके अपोजिट जा रही है। हवा जो है वो दाएं से बाएं जा रही है और बाल मूव कर रही है जी किधर, बाएं से दाएं, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों की एक दूसरे के साथ क्या है जी, दोनों की एक दूसरे के साथ डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इस साइड पर, ऑब्जर्वर वाली साइड पर, जो हवा का प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। नहीं, हवा की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो बाल की
डायरेक्शन है और हवा की स्पीड है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हवा की स्पीड कम हो जाएगी। हवा की स्पीड जब कम होगी तो प्रेशर में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अब ऑब्जर्वर की दूसरी साइड पे यानी कि अपोजिट साइड पे जो बाल है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है और हवा भी उसी डायरेक्शन में अपोजिट साइड पे ऑब्जर्वर के जा रही है। तो बाल जिधर घूम रही है उसी डायरेक्शन में हवा भी जा रही है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, जिसकी वजह से उस साइड पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा। अब ऑब्जर्वर वाली साइड पर प्रेशर ज़्यादा है और ऑब्जर्वर की अपोजिट साइड पर प्रेशर क्या है, कम है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो बाल होगी वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले इलाके की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, मुड़ जाएगी। तो हम ये कहेंगे जी कि जो बाल होगी वो ऑब्जर्वर से अवे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। 8th है, इफ़ एरोफाइल लिफ्ट द एरोप्लेन इन अपराइट पोजिशन, हाउ डू द पायलट्स मेक द एरोप्लेन्स फ्लाई अपसाइड डाउन। क्वेश्चन ये है कि अगर एरोफाइल लिफ्ट जो होती है, एरोफाइल जो होती है, जो एयरप्लेन का या एरोप्लेन का जो विंग होता है उसका एक ख़ास डिज़ाइन होता है, उसको क्या कहेंगे, एरोफाइल कहेंगे। तो वो क्या करता है, वो जो एरोफाइल होती है वो हवाई जहाज़ को सीधा हवा में उठाए रखती है। तो जो पायलट्स होते हैं वो हवाई जहाज़ों को उल्टा कैसे उड़ा सकते हैं, यानी अपसाइड डाउन का मतलब है कि उनको उल्टा। आपने देखा होगा कि जो पायलट्स होते हैं वो जब करतब दिखा रहे होते हैं तो जहाज़ को वो उल्टा भी उड़ा रहे होते हैं। तो अब लेफ़्ट तो सीधी डायरेक्शन में उड़ने के लिए लिफ्ट पैदा की जाती है, तो उनको वो कैसे उल्टा उड़ा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ये जो लिफ्ट पैदा की जाती है एरोप्लेन के अंदर, ये किस पर डिपेंड करती है, ये उसके विंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि विंग्स का एक ख़ास डिज़ाइन होता है जिसको एरोफॉयल कहते हैं, उसकी वजह से लिफ्ट पैदा होती है और हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है। अब साथ साथ ये कहा जा रहा है कि अगरचे जो शेप होती है इसका तो अहम किरदार होता है, लेकिन लिफ्ट जो है वो सिर्फ एरोफॉयल की वजह से ही पैदा नहीं होती, यानी ये मेन कंट्रीब्यूटर नहीं होता, बल्कि जो लिफ्ट पैदा की जाती है वो एंगल ऑफ अटैक की वजह से पैदा की जाती है। और वो एंगल ऑफ अटैक किसका होता है, विंग्स का होता है। अब एंगल ऑफ अटैक क्या होता है, तो एंगल ऑफ अटैक जो है ये एक फ़र्ज़ी रेफरेंस लाइन है विंग्स के ऊपर, जो कि वो जो पार होते हैं वो हवा के साथ बना रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल ऑफ अटैक होगा ये जितना ज़्यादा होगा, वो एंगल जो कि पार जो है वो हवा के साथ बना रहे हैं ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही लिफ्ट भी ज़्यादा पैदा होगी। तो अब अगर जहाज़ उल्टा उड़ रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ अटैक होगा वो उसको उल्टा उड़ने में मदद देगा। साथ साथ जो एक्रोबैटिक प्लेन्स होते हैं, जो करतब वाले जो जहाज़ होते हैं, उनको दोनों साइडों से कर्व किया जाता है, ये नीचे वाली साइड से भी और ऊपर वाली साइड से भी उनको खमदार बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो उनको उल्टा भी जब उड़ रहे होते हैं तो उनके परों के डिज़ाइन की वजह से उनको लिफ्ट मिल रही होती है और वो उल्टे भी उड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डू द गोल्फ बॉल्स हैव डिम्पल्स। गोल्फ बॉल्स के ऊपर जो डिम्पल्स होते हैं वो क्यों बने हुए होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो गोल्फ बॉल्स के ऊपर डिम्पल्स बनाए जाते हैं वो उनकी रेंज को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। अगर हमारे पास एक गोल्फ बॉल हो जो कि स्मूथ हो, यानी उसके ऊपर डिम्पल्स ना बनाए गए हों, तो जब उसको हिट किया जाएगा तो वो इतना ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगा बनिस्बत उस गोल्फ बॉल के जिसके ऊपर डिम्पल्स बने हुए होंगे। अब डिम्पल्स जो हैं कैसे रेंज को बढ़ाते हैं, तो जो गोल्फ बॉल के डिम्पल्स होते हैं उसकी वजह से टर्बुलेंस पैदा होती है। टर्बुलेंस जो है वो ड्रैग फोर्स को कम करती है और जो गोल्फ बॉल्स की जो रेंज होती है उसको वो बढ़ाती है। अब ये जो हमारे पास टर्बुलेंस होती है, टर्बुलेंस निकला है जी किससे, ये एयर के टर्बुलेंट फ्लो से निकला हुआ वर्ड है कि ये जो टर्बुलेंस होती है एयर की, ये शुरू में तो ड्रैग फोर्स को क्या करती है, बढ़ाती है। शुरू में उस पर टर्बुलेंस की वजह से जो ड्रैग फोर्स होती है वो ज़्यादा लगती है, लेकिन जो जो वक्त गुजरता है तो यही जो टर्बुलेंस प्रोड्यूस हो रही होती है, इस टर्बुलेंस की वजह से जो आने वाली हवा होती है जिसके साथ गोल्फ बॉल टकरा रहा होता है वो उसके साथ चिपकी रहती है। अब हवा के
बाल के साथ चिपके रहने का फ़ायदा ये होता है कि जो बाल होता है उसको पीछे से एक पुश मिलती रहती है, पीछे से एक फ़ोर्स मिलती रहती है, जिसकी वजह से जो ड्रैग फोर्स होती है उसके मकदार में वक्त के साथ साथ कमी आती है और उसकी रेंज जो है उसमें इजाफा होता है। और गाल्फ बाल जो है वो एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो वो ज़्यादा फासला तय करता है, यानी वो ज़्यादा रेंज कवर करता है अपने इन डिम्पल्स की वजह से। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ बाय यूजिंग विंड डिफ्लेक्टर्स ऑन द टॉप ट्रक कैब्स रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन। ट्रक कैब्स के ऊपर जो विंड डिफ्लेक्टर हैं उनका इस्तेमाल कैसे ईंधन में बचत का बायस बनता है। यानी जब हम विंड डिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे ट्रक के टॉप के ऊपर तो कैसे हमें ईंधन की बचत हासिल होगी। अब जो विंड डिफ्लेक्टर होते हैं ये ट्रक के टॉप के ऊपर लगे होते हैं और इनका डिज़ाइन ऐसे होता है कि इनके साथ जब हवा आकर सामने से आने वाली हवा आकर टकराती है तो ऊपर से ही हवा की जो लेयर है वो स्लिप करके गुजर जाती है। ये डिफ्लेक्टर जो होते हैं ये हवा को नीचे से गुज़रने से या ट्रक के दरमियान में से गुज़रने से रोकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हवा आगे से ड्रैग फोर्स लगा रही होती है ट्रक के ऊपर उसकी मकदार में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। अब जब उस ड्रैग फोर्स में काफ़ी हद तक कमी आती है तो ट्रक को आगे जाने में जो पुश लगाना पड़ता है उसमें तकरीबन 2% जो है वो डिफ्लेक्टर जो हैं वो कमी का बायस बनते हैं। अब आगे की तरफ जो पुश की मकदार है उसमें जब 2% कमी होती है ट्रक की तो इससे काफ़ी मकदार में जो ईंधन होता है ट्रक का वो बच जाता है और इस तरह जो हमारे पास विंड डिफ्लेक्टर्स होते हैं वो ईंधन में कमी का या ईंधन में बचत का बायस बनते हैं। ये थे डियर स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो काइंडली कमेंट में आप पूछ सकते हैं और काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।